नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जिसे आप सब लोग पसंद करते हैं, और वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, जमाना ही अब ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया है। चाहे सामान मंगाना हो, सब्जी मंगानी हो, खाना मंगाना हो, बना हुआ खाना मंगाना हो, कुछ भी मंगाना हो, कपड़े लत्ते, सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, ऑनलाइन शॉपिंग इज द की। और ये तेजी से बढ़ भी रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे कर रहे हैं। लेकिन अब कई लोग शिकायत भी करने लग जाते हैं कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग करना तो शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप ऑनलाइन फूड मंगाना शुरू करते हैं, खाना मंगाना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कमीशन बढ़ता जाता है, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते जाते हैं, आदत पड़ जाती है। उसके बाद क्या करें, लेकिन तो महंगा पड़ने लग जाता है। तो उसका जवाब है ONDC। जी हाँ, ONDC एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये थोड़ा अलग है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरे सारे ऑनलाइन बिजनेसेस को एक साथ लेकर आ रहा है, ताकि आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग आसान भी बने और सस्ती भी बने। इसका ताज़ा उदाहरण है जोमैटो और स्विगी के साथ। जिस तरीके से लोग खाना ऑर्डर करते थे, मंगाते थे और थोड़े हैवी चार्जेस से परेशान रहते थे, ONDC ने उसी को अब सस्ता कर दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे, लेकिन इसी उदाहरण को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर हुआ क्या है, ONDC ऐसा क्या कमाल कर रहा है। तो एक नज़र डालते हैं, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, एक तो क्या होता है कमीशन, कौन लेता देता है। तो जो स्विगी या जोमैटो है, जब वो अपने प्लेटफॉर्म पर किसी रेस्टोरेंट का खाना बेचते हैं तो उस रेस्टोरेंट से 25 से 30% का कमीशन लेते हैं। तो अब वही कमीशन ONDC कितना ले रहा है? 2 से 4%। फायदा किसका हो गया? जो खाना मुहैया करा रहे हैं, बेच रहे हैं आपके लिए, यानी रेस्टोरेंट। अब दूसरा, ग्राहक, यानी जो खाना मंगा रहा है, डिलीवरी चार्जेस 30 से 40 रुपए, कई बार इसके ऊपर सर चार्जेस, फिर हैंडलिंग फीस, फिर पता नहीं क्या क्या। और कई बार तो जो खाने का आइटम होता है वो सस्ता होता है और ये सारे चार्जेस महंगे हो जाते हैं। लेकिन ONDC पे अभी तो फिलहाल तो 0, कोई चार्ज नहीं। तो ये फायदा ग्राहकों का। इसके ऊपर और फायदा, स्विगी जोमैटो एक जमाने में डिस्काउंट देते थे, पर अब तो आपसे कई तरह के चार्जेस लेते हैं। लेकिन वहीं ONDC फिलहाल आपको करीब करीब अपने कूपन्स के जरिए 50% तक के डिस्काउंट दे रहा है, यानी आपको जो ओवरऑल फीस है वो और कम हो जाएगी। तो ये है ONDC। लेकिन आप में से कईयों को लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ आ गई, हम तो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। तो ठीक है, हम आपको ये भी बता देंगे कि ONDC है क्या, ये करेगा क्या। मोटा मोटा तो शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ी और विस्तार से बात होगी। तो हमारे साथ है ONDC के चीफ बिजनेस ऑफिसर शिरीष जोशी और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के ट्रस्टी अनुराग कटरियार। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो जैसा मैंने कहा कि हम फूड बिजनेस की तो बात करने ही वाले हैं, कटरियार साहब भी हमारे साथ हैं और शिरीष जी तो हैं ही। लेकिन शिरीष जी, मैं पहले चाहूंगा कि ऐसे हमारे तमाम दर्शक जिनको बहुत ज्यादा परिचय नहीं है कि ONDC क्या है, ये कैसे काम करेगा, वो सिंपली जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग है और उसमें जो भी एप्स हैं या कंपनीज है उनको जानते हैं, लेकिन ONDC की इसमें क्या भूमिका होगी, अगर आप संक्षेप में बता पाए, फिर एक आधार बना के हम आगे की चर्चा करेंगे। जी, ONDC ई कॉमर्स का एक नया प्रयोग है। आज तक जो हम अनुभव करते आ रहे हैं कि ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता को एक ही एप्लीकेशन, एक ही प्लेटफॉर्म में होना जरूरी है। अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, जिस एप्लीकेशन से खरीदते हैं, तो उन्हीं विक्रेताओं से खरीद सकते हैं जो उस एप्लीकेशन या उस प्लेटफॉर्म पे है। ये जो बंधन है, इसकी वजह से कई सारी आदतें हैं, कई सारे व्यवहार हैं जो मौजूदा हालत में इसको ई कॉमर्स से का ही एक रूप माना जाता है। पर ONDC इसमें बदलाव ये ला रहा है कि क्रियाओं का विभाजन, मतलब ग्राहक किसी एक एप्लीकेशन पर है, विक्रेता किसी और एप्लीकेशन पर है, पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ के उसी तरह व्यवहार कर पाएंगे जिस तरह आज अनुभव करते हैं ग्राहक लोग। तो इससे फायदा ये है कि बहुत मात्रा में ग्राहक जुड़ेंगे क्योंकि अलग अलग संस्थाएं ग्राहकों को लेकर आएगी, बहुत मात्रा में विक्रेता जुड़ेंगे क्योंकि अलग अलग संस्थाएं विक्रेताओं को जुड़ेंगी, और दोनों का मिलकर एक जो नेटवर्क बनेगा उसमें कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रेता से खरीद सकता है। तो ये जो सामूहिक एक प्रणाली होगी वो अभी के जो अनुभव है उससे एकदम अलग रहेगी। शिरीष जी, अब जो ताज़ा उदाहरण है जिस पे आज हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, यानी कि फूड डिलीवरी वाला मामला, स्विगी जोमैटो से सस्ता खाना ONDC के जरिए उसी दुकान से, जरा इसको भी बता दीजिए तो शायद और बात क्लियर हो जाएगी। जी, ये बहुत चर्चा हुई है पिछले 1-2 दिन में इसी बात को लेकर कि लोगों ने कुछ आइटम दोनों तरीके से देखे हैं, ONDC पे भी देखे हैं,
और इन प्लेटफॉर्म्स पर भी देखे और उनमें फर्क जो नजर आया उसमें काफी चर्चा हुई है। पर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ओएनडीसी की पहचान ना डिस्काउंट है ना इस तरह का दाम कम होना, क्योंकि ओएनडीसी तरीका ही एक ऐसा है जिससे ई कॉमर्स का खर्चा खुद ब खुद कम हो जाएगा। कई तरीके के खर्चे हैं, जैसे कस्टमर एक्विजिशन। कोई भी प्लेटफॉर्म कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत खर्चा करता है, चाहे वो डिस्काउंट का पैसा हो, चाहे वो विज्ञापन का पैसा हो, अलग अलग तरीके से पैसे खर्च करता है जिससे ग्राहक उसके पास इकट्ठा हो जाए। पर ओएनडीसी क्या कर रहा है कि जिन संस्थाओं के पास ग्राहक है और जिन संस्थाओं के पास विक्रेता है उन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसमें किसी को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, तो ये एक खर्चा हट गया। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी बनाने का खर्चा है वो अब कोई एक कंपनी पूरा टेक्नोलॉजी नहीं बना रही है, वो खर्चा कम हो गया। जिनके पास ग्राहक है उनको विक्रेता लाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, जिनके पास विक्रेता है उनको ग्राहक लाने के खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। तो ई कॉमर्स का खर्चा ही जब कम हो जाएगा तो जब उनको जरूरत है कमीशन की या फीस की, वो जरूरत भी कम हो जाएगी। तो ओएनडीसी एक तरीका है जिससे सब लोगों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाना और जिससे ई कॉमर्स के व्यवहार का खर्चा ही कम कर देना, जिससे ग्राहक को भी फायदा होगा, विक्रेताओं को भी फायदा होगा। चलिए बढ़िया। तो ये जो आज के डेट में आप देख रहे हैं, हाँ। ये उसी का एक उदाहरण है। ठीक है, हम इस पे और डिटेल में आते हैं और थोड़ा सा ग्राहकों को रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कटियार साहब का एक यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगा। कटियार साहब, आप तो कई बार आए, कई कार्यक्रमों पर आए और कई फोकस शो इस पर हुए कि किस तरीके से जो ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर है, शुरुआत में तो उन्होंने बहुत लुभावना सब कुछ शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद वो हमें भी महंगे पड़ने लग गए, यानी ग्राहक को, और जो आप यानी कि फूड विक्रेता है उनको भी प्रॉब्लम होने लगी और कई बार इस पर बातचीत भी हुई। अब ये जो ओएनडीसी आया है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये उस कड़वे अनुभव को, चाहे हमारा हो चाहे आपका, बदल देगा? धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरे ख्याल से ये दोनों के लिए तजुर्बा बदल देगा। देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूं तो एक तरह से आज जो एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, जहां पे ये दो लोग ही मिलके, डुओपोलिस्टिक, ये लोग हर कुछ तय करते हैं, डिस्कवरी कैसी होगी, डिलीवरी कैसी होगी, एक तरह के डिजिटल लैंडलॉर्ड थे। अब वहां पे एक डेमोक्रेसी आ गई है। दिस इज डेमोक्रेटाइजिंग द फूड डिलीवरी थ्रू ओएनडीसी, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम बदलाव है और जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में सबको होगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ग्राहक हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज के तारीख में अगर मैं रेस्टोरेंट के तरह से सोचूं तो डिस्कवरी, डिलीवरी और डिस्काउंट मिला के तकरीबन मेरी आय का 40% मैं इन प्लेटफॉर्म्स को देता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी डिस्काउंट होता है वो रेस्टोरेंट फंड करते हैं। अब अगर ओएनडीसी आ गई, जब मेरे पास ये खर्चे नहीं होंगे तो मैं इसका एक अंश अपने ग्राहकों को भी दे सकता हूं। दूसरा, ग्राहकों को जो अभी डिलीवरी चार्ज, सर्च चार्ज, पता नहीं क्या क्या, हार्डशिप चार्ज, रेनी डे चार्ज, पता नहीं क्या क्या लगता है। अब नहीं, रेनी डे चार्ज मैंने खुद भरा है, इसमें मुझे नहीं, वही मैंने कहा, ना जाने अलग अलग नाम से वो चार्जेस आते हैं, पी कार चार्जेस और क्या क्या। हाँ, तो वो चीजें भी निकल जाएगी, तो ग्राहक को रेस्टोरेंट थोड़ा मुनाफा देगा, उनके जो अलग से खर्चे लगते हैं वो कम हो गए, तो ये ग्राहकों के लिए भी अच्छा है। पर इससे ज्यादा अहम बात क्या है विपिन जी, आई थिंक ये पूरे फूड सर्विस बिजनेस के लिए, ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए ये बहुत ही अहम कदम है। मुझे अगर आप 1 मिनट देंगे, मैं बताता हूं मैं क्यों ये कहता हूं। बिल्कुल। देखिए आज क्या है, ये जो फूड डिलीवरी इकोसिस्टम बना है ना, इसमें कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी मुनाफा नहीं कमा रहा है। ना तो स्विगी जोमेटो कमा रहे हैं, ना तो रेस्टोरेंट वाले कमा रहे हैं। पूरे साल डिस्काउंट का अर्थ है सरकार की जो कर की आय होती है वो भी कम हो जाती है। कोई आपके डिजिटल पार्टनर्स नहीं कमा रहे, और अब तो कंज्यूमर भी शिकायत करने लगे हैं कि भैया हमें भी ज्यादा पैसे आप ले लेते हो। पिछले दिन किसी ने बोला 99 रुपए का कुछ सामान ऑर्डर किया, 179 रुपए टोटल बिल भरे। तो देखिए ये इकोसिस्टम जो था ना, ये पूरे फूड डिलीवरी बिजनेस के ग्रोथ को रोक रहा था। अब ओएनडीसी अगर आ गया है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, तब ये पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम को बेहतर बनाएगी। और शायद ये मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो ये नॉट ओनली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फूड डिलीवरी इंडस्ट्री, या भारतीय आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत बढ़िया चीज होगी। बिल्कुल। और ये तो शिरीष जी ने जैसा बताया कि ये फूड डिलीवरी तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये तो समग्र ऑनलाइन शॉपिंग है। जितनी भी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग इस वक्त आप
कर सकते हैं, अब वो ओएनडीसी के माध्यम से हो पाएगी। श्री जी, अब थोड़ा मुझे और विस्तार से बताइए, मैं सब लोगों की सहूलियत के लिए कह रहा हूं ताकि जो कंज्यूमर्स है उनको समझ में आए कि मुझे अगर अनुराग जी के रेस्टोरेंट से खाना मंगाना है तो अभी तो मेरे सामने क्या विकल्प होते थे, स्विगी जोमेटो में, वहां ऑर्डर करता हूं। अब जब मैं आऊंगा ओएनडीसी पे तो मेरे लिए ये अनुभव कैसे बदलेगा? क्या वहां पर भी मुझे स्विगी जोमेटो दिख रहे होंगे और फिर उसके थ्रू मुझे ऑर्डर करना होगा? डायरेक्ट इनका रेस्टोरेंट दिख रहा होगा? क्या माध्यम बनेगा? इसमें समझने के लिए मैं यूपीआई का उदाहरण देता हूं। तो हमारी पोजीशन एक तरह से वैसे ही है जैसे यूपीआई की है। कंज्यूमर यूपीआई पे लॉगिन नहीं करता है, वो अलग अलग एप्लीकेशन है, चाहे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इस तरह की कई एप्लीकेशन जिसपे वो लॉगिन करता है और उसके जरिए पेमेंट करता है। यूपीआई पे डायरेक्टली लॉगिन नहीं करता है। तो ओएनडीसी भी ऐसा ही एक माध्यम है। ग्राहक और विक्रेता डायरेक्टली ओएनडीसी पे लॉगिन नहीं करेंगे, ये अलग विक्रेता एप्लीकेशन है, अलग ग्राहक एप्लीकेशन है, उन पे लॉगिन करके अपना ये खरीदने का व्यवहार कर पाएंगे। तो आज हमसे जुड़ी 7-8 ऐसी एप्लीकेशन है जहां ग्राहक शॉपिंग कर सकते हैं और कुछ 20-25 एप्लीकेशन है जिसके जरिए विक्रेता हमसे जुड़ चुके हैं। जी, तो मैं अगर उनसे कहूं, जैसे मैं देख रहा हूं कि मीशो है एक, जो कि एक ऑनलाइन कंपनी है, राइट, सामान बेचती है, और साथ में पेटीएम है, उनके अलग अलग तरीके के व्यवहार है, उनका अपना मॉल है, वो फूड डिलीवरी वगैरह भी कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मुझे अनुराग जी से कुछ मंगाना है तो मैं गया पेटीएम पे, वहां पर मुझे ओएनडीसी फूड के ऑप्शन में इनकी शॉप का ऑप्शन दिखेगा, तो अब मैं वहां से इसे ऑर्डर कर सकता हूं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खाना ऐसी चीज है कि हम बहुत दूर से नहीं मंगाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए होता है आधे घंटे में, पौने घंटे में। तो जनरली करीबी ये डिस्टेंस है ही हम मंगाते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस आपसे पहले पूछती हैं कि आप मौजूद कहाँ पर हैं, और फिर आपके आसपास के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको दिखाती हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि खाना जल्दी पहुंच जाए। तो अगर आपको इनके अनुराग जी के रेस्टोरेंट से मंगाना है तो इन्हीं के आसपास की कोई जगह अपने एड्रेस दिखाइए, और फिर अगर सर्च करेंगे तो इनका रेस्टोरेंट आपको नजर आ जाएगा और वहां से आप ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है। तो श्री जी, इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी तो जैसे मैंने कहा कि कुछ एक प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं जिसमें कुछ जाने माने नाम में मीशो हो गया या फिर पेटीएम हो गया, मैजिक पिन हो गई। क्या आगे चल के जो और बड़े ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, मसलन अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे भी ऑप्शन नजर आने लगेगा? जी, अगर वो ओएनडीसी से जुड़ जाएंगे तो उन पे भी नजर आने लग जाएगा। जो जो ओएनडीसी से जुड़ेगा ये सारे ऑप्शन उन पे नजर आने लग जाएंगे। अच्छा, तो ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो जुड़ना चाहता है कि नहीं, लेकिन जो जुड़ना चाहता है, जो इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाना चाहता है, या जो और बड़ी रीच करना चाहता है और किफायती बनाना चाहता है अपनी चीजों को, वो इस पर आ सकता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं किसी के लिए, राइट? जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो धीरे धीरे आई थिंक दर्शकों के दिमाग में भी पिक्चर क्लियर हो रही है कि ये किस तरीके से ओएनडीसी काम कर रहा है, ये किस तरीके से चीजों को एग्रीगेट कर रहा है। अच्छा श्री जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे 3 चीजें हैं, जितना मैं मोटा मोटा समझ रहा हूं। एक तो वो पार्टनर्स है जहां पर मुझे चीजें मिलेंगी, एक वो पार्टनर है जो डिलीवरी, आपने डिलीवरी और इस तरह की भी कंपनियों के साथ टाई अप किए हैं, और साथ में पेमेंट के भी ऑप्शन है वहां पर। तो क्या ये तीनों सेगमेंट अलग अलग तौर पे ओएनडीसी पे जुड़े हैं, या फिर मैं कैसे समझूं कि अगर अनुराग जी के यहां से जो खाना मुझे मिल रहा है तो वो डिलीवरी कोई स्विगी या जोमेटो करा रहा है, या फिर वो डिलीवरी करा रही है जो आपके प्लेटफॉर्म पे एज ए डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर्ड है? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पेमेंट है ये पेमेंट डायरेक्टली ओएनडीसी से नहीं जुड़ी हुई है। ओके। तो जो ग्राहक एप्लीकेशन ग्राहक इस्तेमाल करता है, वो ग्राहक एप्लीकेशन में जो पेमेंट फैसिलिटी है उसी पेमेंट फैसिलिटी के जरिए वो पेमेंट करेंगे, और फिर ये सेटलमेंट होगा, ग्राहक एप्लीकेशन और विक्रेता एप्लीकेशन के बीच में सेटलमेंट होगा कि कितने पैसे ट्रांसफर होंगे। ये उनके आपस के बीच की बात है। तो पेमेंट डायरेक्टली जुड़ा है, पर हाँ, लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जब ग्राहक पहले कुछ आइटम खोजता है तो उसके सामने कई विक्रेताओं के विकल्प प्रस्तुत होते हैं, उनका फिर वो उनमें से चयन करेगा, एक चुनेगा उसमें से, और उसके बाद फिर उसमें कंफर्म करेगा। जब वो कंफर्म करेगा तब वो विक्रेता एप्लीकेशन ढूंढेगी कि अच्छा, ग्राहक की लोकेशन और हमारी लोकेशन के बीच में डिलीवरी करने वाली कौन कौन सी कंपनीज है, और उस हिसाब से फिर उनका चयन करके डिलीवरी कंफर्म होगी। ओके, तो मतलब जो डिलीवरी मिल रही है वो मुख्य कंपनी का जो अपना खुद का डिलीवरी चैनल है उससे जरूरी नहीं है कि वो मिले, वो आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है उससे मिलेगा। जी,
और ये भी मुमकिन है कि अगर विक्रेता के पास अपनी खुद की डिलीवरी सर्विस है या उनका अपना खुद का कोई कॉन्ट्रैक्टेड डिलीवरी पार्टनर है, उसके जरिए भी वो कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क के से ही डिलीवरी की सर्विस लें, उनके अगर अपनी कोई डिलीवरी सर्विस है तो वो उसके जरिए भी भेज सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अनुराग जी, अब देखिए, मैं मोटा मोटा समझ गया कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेगी, लेकिन यहाँ पर एक तो सवाल आपके लिए ये है कि जो तमाम आपके फूड एसोसिएशन के पार्टनर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल है, क्या वो सबके सब ओएनडीसी पे आ चुके हैं या अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा? ये धीरे धीरे एक शुरुआत है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके आए। और दूसरा ये कि मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ का कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है फूड डिलीवरी के माध्यम से हम समझे, तो उसके लिए फिर मैं किसे कॉल करूँगा, आपको, ओएनडीसी को, या किसी तीसरी चीज़ को? तो सबसे पहले तो अभी रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, हर रोज कई रेस्टोरेंट जुड़ रहे हैं, और ये पूरा जो एक प्रोसेस होता है इसमें कुछ वक्त लगता है, क्योंकि हर एक आदमी जब कोई नई चीज देखता है तो पहले थोड़ी शंका की नजर से देखता है, शक की नजर से, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, एज एन एसोसिएशन हम अपने मेंबर्स को पूरी तरह से इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। हमने इनफैक्ट ओएनडीसी हर शहर में जाके एक वर्कशॉप जैसा भी करता है। अभी हाल में हमने मुंबई में भी किया था, अंधेरी में, और शायद ये शो सही समय नहीं है, बट शिरीष जी, गोवा में भी लोगों को आपकी जरूरत है, जल्दी वहां शो करना पड़ेगा। और तो नहीं, आज गोवा चैप्टर से काफी सारे आज निवेदन आए थे हमें, तो लोग धीरे धीरे आएंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हर कोई दुखी है आज के सिचुएशन से। अगर हमें एक नया विकल्प मिल रहा है तो हर एक रेस्टोरेंट में जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। पहली बात शिकायत की, तो टेक्निकली क्या है ये शिरीष जी बेहतर बता सकते हैं, बट मैं इतना जानता हूं कि अगर शिकायत खाने के मुतालिक है तो उसका निवारण तो हम ही लोग करेंगे। हाँ, मतलब कोई भी चीज हो सकती है कि मैंने फला चीज ऑर्डर की थी, उसकी जगह ये आ गया, या ये चीज ऐसी, मतलब वो एक्स नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं जो कि ई कॉमर्स में होती है कई बार। तो चलिए मैं एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम शिरीष जी से ये पूछेंगे कि ये जो बाकी की चीजें होती है, सामान नहीं पसंद आया, लौटाना करना, शिकायत, या कोई प्रॉब्लम हो गई, डिलीवरी लेट, जल्दी, व्हाटएवर, उसके लिए क्या माध्यम होगा, वो महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। एक छोटा ब्रेक के बाद ये पूरी बातचीत। Let's you and me step by. डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है, और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी, और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ, ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया, और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं, और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल
ओएनडीसी ई कॉमर्स का गेम चेंजर, आज इसी पर बात हो रही है। और ब्रेक से पहले हमने काफी सारी बातें की। ताजा उदाहरण है जो हर जगह चर्चा में है कि स्विगी जोमेटो की जगह आपको ओएनडीसी से खाना मंगाना ऑनलाइन सस्ता पड़ता है। उसी पे हम डिटेल में बातचीत कर रहे थे। और ओएनडीसी क्या है, इसको शिरीष जी ने बड़ी अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे यूपीआई है कि आप अलग अलग ऐप्स में जाके यूपीआई एक सेंटर चीज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ओएनडीसी लगभग उसी तर्ज पे कुछ काम करता हुआ नजर आएगा। एप्लीकेशंस वही रहेंगे, लेकिन उनके पीछे की जो वायरिंग समझ लीजिए वो ओएनडीसी के जरिए जुड़ती हुई दिखाई देगी। अब कुछ और चीजें इस पर हम पूछ लेते हैं। तो शिरीष जी, जो एक प्रश्न था कि मान लीजिए कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो क्या ओएनडीसी उसको एड्रेस करेगा या किससे हम बात करेंगे ऐसी स्थिति में? ग्राहक बात करेगा ग्राहक एप्लीकेशन से, क्योंकि ग्राहक का व्यवहार उनके साथ है। आज भी अगर हम कुछ चीज खरीदते हैं बड़े ई कॉमर्स की कंपनी से, तो विक्रेता कोई और होता है, ई कॉमर्स की कंपनी सिर्फ जरिया है। तो ग्राहक कंप्लेन करता है ई कॉमर्स कंपनी से, फिर वो ई कॉमर्स कंपनी विक्रेता के पास जाती है और उसका सुलझ निकालती है। तो वैसे ही ओएनडीसी पे भी जो विक्रेता एप्लीकेशन है वो इस कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो ग्राहक एप्लीकेशन पे कंप्लेन आएगी ग्राहक की, ग्राहक एप्लीकेशन विक्रेता एप्लीकेशन को बताएगी और फिर उस माध्यम से इसका हल हो पाएगा। तो जिम्मेदारियां कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए वही है। जो मार्केट प्लेस के लिए या ओएनडीसी से जुड़ी कंपनी के लिए कानून एक ही है, तो जिम्मेदारियां वैसे ही हैं। और ये जो विभाजन की बात है, ये हम दूसरी जिंदगी में अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए हम किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और हमारे लिए फ्लाइट का टिकट लेके देता है, तो हम जानते हैं कि किन चीजों के लिए ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार है और किन चीजों के लिए वो एयरलाइन जिम्मेदार है। अगर फ्लाइट देर से उड़ती है और उससे हमको कुछ नुकसान होता है तो हम एयरलाइन से बात करेंगे। अगर हमने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए और टिकट हमारे हाथ में आया नहीं तो हम ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे। तो विभाजन की आदत है हम लोगों को, बस ई कॉमर्स में नहीं है। तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ग्राहक अपने ग्राहक एप्लीकेशन से बात करेगा और ग्राहक एप्लीकेशन और विक्रेता एप्लीकेशन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फूड के मामले में एक तो फूड सप्लायर है और दूसरे फूड डिलीवरी है, तो यहां दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे में मान लीजिए डिलीवरी का इशू होता है तो कहां, और खाने में इशू होता है तो कहां? खाने में इश्यू है तो वो रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है, और डिलीवरी में इश्यू होता है तो वो डिलीवरी पार्टनर की जिम्मेदारी है। और जब बड़ी मात्रा में एक्टिविटीज होती हैं तो फिर इसको मैनेज करने के भी कई तरीके होते हैं। ये एक तो इनके पास ये समझदारी रहेगी कि इसमें किस हद तक कितनी जिम्मेदारी किसकी है। अब कुछ जो प्लेयर्स होते हैं वो इस हिसाब से चलते हैं कि भाई इस बिजनेस में 2% या 3% प्रॉब्लम होने वाली है, उतना वो अपना मार्जिन बना के चलते हैं। तो फिर जब वो प्रॉब्लम आती है तो उसमें उनको मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती। या फिर उनका इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा कि अगर आइटम सही से ना पहुंचा तो पूरा रिफंड की जिम्मेदारी डिलीवरी कंपनी की है। अगर डिलीवरी कंपनी उस नियम से मान जाती है तो फिर वो तरह की जिम्मेदारी है। तो इसमें क्या है कि दोनों कंपनीज मिलकर ये तय करेंगे कि किस तरह की जिम्मेदारी के लिए वो राजी हुए हैं, और जो उन्होंने एक दूसरे से बात राजी की है उसको आगे चल के निभाना है। तो ये जो डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, ग्राहक ने एक रेस्टोरेंट को तय कर लिया, रेस्टोरेंट ने डिलीवरी पार्टनर को तय कर लिया, तो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि किसने क्या इसमें किसकी क्या मान्यता है और किसने क्या जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल की है। तो फिर उसी के सहारे आगे चल के अगर कोई बात सही नहीं होती है तो जिसकी जिम्मेदारी थी उसी को उसको पूरा करना है। ठीक है अनुराग जी, क्विकली एक संक्षेप में कि अभी आपने कहा कि अलग अलग चैप्टर्स की शुरुआत हो गई है, तो ऑलमोस्ट जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जितने ऑप्शन, जितने रेस्टोरेंट, जितना फूड आइटम दिखता है वो ओएनडीसी पे होते होते कितना वक्त लग जाएगा? क्या 6-8 महीने में हम देखेंगे कि सारे ऑप्शन वहां भी अवेलेबल होंगे? मेरे ख्याल से 3 महीने की बात है, 3 महीने में सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है। और मेरे ख्याल से 3 महीने में काफी हद तक लोग ओएनडीसी में दिखने लग जाएंगे। चलिए बढ़िया, तो 3 महीने में सारे फूड ऑप्शन वहां पर होंगे। एक आखिरी सवाल शिरीष जी, आप करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त अभी हाल ही में कंप्लीट किया है ओएनडीसी ने। मैं कुछ पढ़ रहा था कि भाई 5 शहरों से शुरू हुआ और अब तो कुछ 200 प्लस शहरों तक और काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। थोड़ा अगर आप हमें बता पाएं कि कितना विस्तार हो चुका है और अभी कितना और होना है? और होना तो सर बहुत बाकी है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह के उत्पाद है, बहुत तरह की सर्विसेज हैं, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। पर हाँ, ये जरूर है कि 1 साल पहले अप्रैल के अंत में पहला ऑर्डर गया था और अब हजारों ऑर्डर रोज हो रहे हैं और अलग अलग तरीके के। खाना की तो हमने चर्चा कर ली आज,
पर किराना मंगाया जा रहा है, कपड़े मंगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि किसान बीज भी खरीद रहे हैं। तो अब बहुत अलग अलग तरह की कंपनीज जुड़ चुकी हैं, बहुत लघु उद्योग जुड़ चुके हैं, छोटे छोटे निर्माता जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कभी डिजिटल कॉमर्स की सोची भी नहीं थी, ऐसे लोग भी जुड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे लोकतंत्रीकरण की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं और आप सबके सहयोग से, आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाकर उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरे देश भर में फैले। हाँ सर, तो यही एक महत्वपूर्ण सवाल था मेरा आखिरी, कि जैसे आज तो हमने चर्चा की, अभी भी बहुत सारे लोग ओएनडीसी को नहीं जानते हैं, उसके लिए कोई कार्यक्रम ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसी भी कोई चीज है? जी, तो अभी क्या है कि जो एप्लीकेशंस हमसे जुड़ी हुई हैं वो अपने लोगों को बता रहे हैं। जो ग्राहक एप्लीकेशंस है वो अपने नोटिफिकेशन से उन ग्राहकों तक बता रहे हैं कि इस तरह की सुविधा मौजूद है। और उसी तरह विक्रेता एप्लीकेशन अपने विक्रेताओं को समझाते हैं कि अभी क्या व्यवहार चल रहा है, कौन से आइटम की डिमांड आ रही है, बुला जाए तो अपना कैटलॉग उस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आई डिलीवरी की या सर्विसिंग की तो वो उनको समझा सकते हैं, उनकी जो आदतें हैं या उनका व्यवहार है उनमें सुधार ला सकते हैं। तो ये अभी मात्रा छोटी ओएनडीसी की, इसमें हम सुधार अभी अगर ले आएंगे तो जब मात्रा बढ़ेगी तो अच्छी तरह से व्यवहार सबको मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो आपने भी उदाहरण दिया यूपीआई का, एक वक्त में उसने शुरुआत की और अब तो यूपीआई पेमेंट का पर्याय बन चुका है। भारत में ही नहीं, अब तो दूसरे देश भी वो हमसे मांग रहे हैं। तो शायद ओएनडीसी भी कुछ इसी तरह का कमाल करने की क्षमता रखता है, जहां ई कॉमर्स के तौर तरीके पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे और एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो सबके लिए विन विन सिचुएशन लेकर आएगा, सबके लिए वो यूजफुल होगा, वो होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, और आज ये काफी अच्छी चर्चा रही। आई होप कि बहुत सारे लोगों को इस नए प्लेटफॉर्म, इस नए तरीके का पता लगा होगा और अगली बार जब बैठेंगे तो शायद इसमें और विस्तार हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।